अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। ये टॉपिक हमारे पांचों बोर्ड फेडरल, पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान की क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 प्रोग्रामिंग टेक्निक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग में मौजूद है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट इस काबिल हो सकेंगे कि वो एल्गोरिथम लिख सकें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फ्लो चार्ट डिफाइन कर सकें, फ्लो चार्ट के सिंबल्स को डिफाइन कर सकें और एल्गोरिथम्स का फ्लो चार्ट ड्रॉ कर सकें। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ सबक.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इस वीडियो में हम एल्गोरिथम की मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखेंगे और एल्गोरिथम की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि बुनियादी तौर पे एल्गोरिथम लिखते कैसे हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस एल्गोरिथम। उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज कि हमने एक एल्गोरिथम लिखना है जिसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास एक बास्केट है और उस बास्केट में टोटल 20 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, मुख्तलिफ बॉल्स हैं। लेकिन हमने ये करना है कि एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो उस 20 बॉल्स में से ग्रीन बॉल्स काउंट कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे, आपने वो स्टेप समझने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बास्केट है उससे हम एक बॉल पिक करेंगे। तो ये दरअसल हमारा इनपुट होगा। तो इनपुट के लिए हम एक यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं रीड का। यानी रीड का वर्ड ये है कि हम कोई इनपुट ले रहे हैं, यानी कोई चीज हमारे एल्गोरिथम में एंटर हो रही है। तो हम बास्केट से जब एक बॉल पिक करेंगे तो वो दरअसल क्या होगी, हमारा इनपुट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीड बॉल। उसके बाद क्या करना है हमने, क्योंकि हमने टोटल काउंट करना है तो काउंट के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टार्ट में हम एक यहाँ पे लिख लेते हैं काउंट इज इक्वल टू 0। यानी अभी तक हमने कोई काउंट नहीं किया, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है। उसके बाद ये हमारी सेकंड लाइन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हैं, एल्गोरिथम इसका लिख रहे हैं। सो पहली लाइन आपने देखी, सेकंड आपने देखी, थर्ड लाइन पे हमने ये करना है कि जो बॉल हमने पिक की है उसको हमने काउंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक चेक लगाएंगे। चेक क्या होगा कि यहाँ पे हम इफ कंडीशन लिखेंगे, अगर हमारी जो बॉल हमने पिक की है अगर वो बॉल जो है वो ग्रीन है, इफ बॉल इज इक्वल टू ग्रीन, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तब हम क्या करेंगे कि उस बॉल को हम काउंट कर लेंगे। यानी हमारी इक्वेशन जो इसके अंदर बनेगी फोर्थ लाइन में वो ये होगी काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। उसके बाद हमारी जो अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो थर्ड लाइन के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जंप होगा फिफ्थ लाइन में, और उसमें क्या होगा कि हम उस बॉल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वो बॉल ग्रीन के अलावा कोई और कलर की है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जो फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पे ये दरअसल उस बॉल को काउंट कर रही है। फिफ्थ लाइन में हम यहाँ लिखेंगे डू नॉट काउंट। ये हमारी फिफ्थ लाइन है। इसी तरह उसके बाद जब ये एक प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद सिक्स लाइन में हमने रिपीट करना है ऊपर वाला प्रोसेस, क्योंकि हमने एक एक बॉल निकाल के चेक करनी है बास्केट से और उसको चेक करना है। अगर वो ग्रीन हुई तो उसको हम काउंट कर लेंगे और अगर वो ग्रीन ना हुई तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां से प्रोसेस हमारा सारा रिपीट होगा लाइन नंबर 2 पर। तो ये तब तक रिपीट होगा जब तक हमारी जो बास्केट है वो एम्प्टी नहीं हो जाती। यानी हम बास्केट
की के अंदर जो बॉल्स हैं उसको हम चेक करते रहेंगे। तो आपने देखा कि 6 लाइंस जो हमने लिखी हैं दरअसल एक एल्गोरिथम है जो कि उस बास्केट में मौजूद बॉल्स को चेक कर रहा है कि वो उनमें से जो ग्रीन बॉल्स हैं उनको काउंट करता जा रहा है, जबकि जो दूसरी बॉल्स हैं उनको काउंट नहीं कर रहा। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें स्टार्ट से आप देखें तो काउंट की वैल्यू 0 है। उसके बाद लेट सपोज रीड बॉल, हमने बास्केट से एक बॉल पिक की, लेट सपोज उसकी वो जो बॉल हमने पिक की वो ग्रीन थी तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करें, काउंट की वैल्यू स्टार्ट में 0 थी तो 0 + 1 जवाब आएगा 1, तो काउंट की न्यू वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपने अब काउंट की न्यू वैल्यू याद रखनी है। और उसके बाद जो 5th स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद 6 रिपीट, यानी हमने यहाँ पे फिर इसको रिपीट करना है, तो ये रिपीट करना है हमने। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट बॉल पिक करेंगे, दोबारा जो हमने अगली बॉल पिक की वो भी लेट सपोज ग्रीन थी तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, काउंट की लास्ट वैल्यू थी 1, तो 1 + 1 2, यानी काउंट की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप काउंट करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। आप अगली बॉल रीड करेंगे, लेट सपोज अगर वो बॉल ग्रीन नहीं होती तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद आप जंप कर जाएंगे लाइन नंबर 5 पे, डू नॉट काउंट। इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। तो यहां से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एल्गोरिथम दरअसल किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है और वो काम करता है। अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसके अंदर एक एल्गोरिथम लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि लेट सपोज एक स्टूडेंट है, उसके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं और हमने उसके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं। याद रहे कि ये एल्गोरिथम जो इससे पहले हमने पढ़ा था कि 2 मेथड्स होते हैं, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। ये हम सूडो कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू 0, यानी सम अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, उसकी वैल्यू बिल्कुल हमारे पास 0 है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट का जो पहला सब्जेक्ट है रीड सब्जेक्ट मार्क्स, ये हमारा इनपुट है, यानी हम यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स एज ए इनपुट ले रहे हैं। तो रीड सब्जेक्ट मार्क्स ये हमारा इनपुट है, ये हमारी सेकंड लाइन है हमारे एल्गोरिथम की। तो ये फर्स्ट लाइन थी, उसके बाद ये हमारी सेकंड लाइन है। थर्ड लाइन में हमने ये करना है कि उसके जो मार्क्स थे उसको हमने सम करना है। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, सम इज इक्वल टू मार्क्स, जो उसके मार्क्स लिए हैं, प्लस सम। ये एक फार्मूला है, इसकी मदद से सम कैलकुलेट हो जाता है। सम का मतलब ये होता है कि अगर हम 5 चीज़ों को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो दरअसल सम कहलाता है। जैसे 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ पे क्या है, 4 यहाँ पे सम को जाहिर कर रहा है। तो इसी तरह हमने क्या करना है कि 7 सब्जेक्ट्स हैं, लेट सपोज एक सब्जेक्ट में उसके 48 मार्क्स हैं, एक में उसके 72 हैं, एक में 33 हैं, एक में 18 है, एक में 99 है, और एक में 5 हैं, और एक में 54 हैं। तो ये 7 सब्जेक्ट्स हैं, इनका हमने सम फाइंड करना है, यानी हमने इनको कैलकुलेट करना है। जो भी हमारा रिजल्ट होगा ये दरअसल सम कहलाएगा। तो उसके लिए हम ये एल्गोरिथम लिख रहे हैं। 3 लाइंस हम यहाँ पे लिख चुके हैं। 4th लाइन में हमने क्या करना है कि रिपीट करना है ऊपर वाला प्रोसेस, इसको हम रिपीट करेंगे और यहाँ से ये कंट्रोल वापस यहाँ पे शिफ्ट होगा। कब तक हमने रिपीट करना है, जब तक हमारे तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स ख़त्म नहीं हो जाते। और आखिर में जो हमारा 5th लाइन होगी, जब हमारी रिपीटिशन मुकम्मल हो जाएगी तो फिर आखिर में हम सम में जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं, इसको हम चला के देखते हैं, चलाने का मतलब ये है कि हम एक एक लाइन के ऊपर वैल्यूज अप्लाई करके देखते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो सम की वैल्यू यहाँ पे 0 है। रीड सब्जेक्ट मार्क्स, पहले सब्जेक्ट में उसने 48 मार्क्स लिए, यानी मार्क्स में वैल्यू आ जाएगी 48। उसके बाद मार्क्स की वैल्यू 48 है, 48 प्लस सम की वैल्यू 0 थी, तो 48 + 0 जवाब आएगा 48, तो सम की न्यू वैल्यू हो जाएगी 48। यहाँ से प्रोसेस फिर रिपीट होगा, फिर हम अगले सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेंगे जो कि हैं 72। अब 72 जो है वो हमने अगले सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए हैं, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे इस फार्मूले में। मार्क्स हैं 72 प्लस सम की लास्ट वैल्यू जो थी वो हमारे पास 48 थी, तो 72 + 48 इसको जब हम सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हमारा यहाँ पे आएगा 1
120, यानी सम की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो 120 हो जाएगी। उसके बाद फिर रिपीट करना है हमने प्रोसेस। थर्ड सब्जेक्ट के मार्क्स रीड करने हैं, यानी मार्क्स की अब न्यू वैल्यू हो जाएगी 33। तो 33 अब न्यू वैल्यू हो चुकी है मार्क्स की। 33 प्लस सम की जो लास्ट वैल्यू थी वो आपने याद रखनी होती है हमेशा। तो 33 प्लस 120, तो ये दोनों प्लस होंगे। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा इसके अंदर हमारा रिजल्ट आएगा 153। तो सम की न्यू वैल्यू हो जाएगी 53। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक लूप चल रही है जो कर क्या रही है, दरअसल सम फाइंड आउट कर रही है, यानी साथ साथ मार्क्स एंटर होते जा रहे हैं और सम कैलकुलेट होता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि हमारे 7 के 7 सब्जेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे, यहाँ पे रिपीटिशन स्ट्रक्चर क्लोज होगा और सम की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक एल्गोरिथम की एग्जांपल आपने देखी कि किस तरह से ये एल्गोरिथम हमारे इस मसले को हल करने में हमारी मदद कर रहा है। तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एल्गोरिथम की। बाद में हम क्या करते हैं, इसी एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फिर ये जो हमारे पास कंप्यूटर है वो हमारे लिए काम सरअंजाम। आज की वीडियो में हम फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। इससे पिछली जो वीडियोस हैं उनमें आप लोग एल्गोरिथम के बारे में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं और आपने एल्गोरिथम के हवाले से कुछ एग्जांपल्स को भी सॉल्व किया है। और आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब हमने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है तो वो प्रॉब्लम अगर हमने कंप्यूटर पे सॉल्व करनी हो तो हमें उसका कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना पड़ता है। लेकिन हम डायरेक्टली तौर पे कभी भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं बना सकते। सबसे पहले हमें उसका एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। एल्गोरिथम बनाने के बाद हमें उसी एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद उस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो एल्गोरिथम के बारे में आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि जब कभी हम एक एल्गोरिथम बना लेते हैं तो उस एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में चेंज करना जरूरी क्यों होता है। एल्गोरिथम में आपने देखा था कि हमने जितनी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था हमने स्टेप्स की फॉर्म में प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। हम स्टेप को नंबरिंग देते थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्टेप्स की फॉर्म में अपनी एल्गोरिथम में प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। लेकिन इसके बाद जब हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं तो हमने वही जो स्टेप लिखी होती है एल्गोरिथम में, हम उन स्टेप्स को चेंज कर देते हैं फ्लो चार्ट में डायग्राम्स की फॉर्म में। तो फ्लो चार्ट में हम डिफरेंट डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं, और अब हम देखते हैं कि फ्लो चार्ट में कौन कौन सी डायग्राम्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस टाइम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एक इमेज को। यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास डायग्राम है उसको बोलते हैं स्टार्ट एंड सिंबल। स्टार्ट एंड सिंबल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब कभी भी हमने अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना हो या खत्म करना हो तो उसके लिए हम ये डायग्राम यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप लोग फ्लो लाइंस को देख सकते हैं। ये फ्लो लाइन क्यों यूज होती हैं? ये फ्लो लाइन हमारे डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है कि हमारा डाटा किस डायरेक्शन में जा रहा है। हम इसको अप टू डाउन भी मूव कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे भी मूव करवा सकते हैं, और हम इन्हें लेफ्ट टू राइट भी मूव करवा सकते हैं। इसके बाद इनपुट आउटपुट का मतलब यह है कि एल्गोरिथम में किसी भी जगह के ऊपर अगर हमें इनपुट चाहिए हो या हमें आउटपुट चाहिए हो तो इनपुट और आउटपुट के लिए एक ही डायग्राम यूज होती है, और उस डायग्राम को बोलते हैं पैरेललोग्राम बोलते हैं। इसके बाद अगर हमने अपने प्रोग्राम में अपने एल्गोरिथम में कोई फार्मूला यूज करना है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि हमने सम फाइंड करना है और सम में आपने फार्मूला लगाया हुआ है a+b, तो जो a+b है ये प्रोसेसिंग हो रही है। तो जब कभी भी हमने अपने फ्लो चार्ट में प्रोसेसिंग को शो करना हो, प्रोसेसिंग को दिखाना हो, तो उसको हम दिखा सकते हैं रेक्टेंगल का यूज करके। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसीजन। अभी जो डिसीजन है, डिसीजन की जो डायग्राम है ये किस लिए यूज होती है? डिसीजन इस्तेमाल होता है कि जब कभी भी हमने कोई फैसला करना हो या हमने कोई कंडीशन लगानी हो। तो आपको पता है कि जब हम इफ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो इफ का मतलब होता है कि हमने कोई फैसला करना होता है। अगर के बाद हम कोई कंडीशन बताते हैं, अगर ये काम हो तो तुमने ये स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो किसी भी जगह के ऊपर अगर हमने कोई कंडीशन लगानी हो तो कंडीशन लगाने के लिए जो हम डायग्राम यूज करते हैं इसको डिसीजन सिंबल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग डायमंड सिंबल भी बोलते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि फ्लो चार्ट होता क्या है, और फ्लो चार्ट हम क्यों बनाते हैं, और फ्लो चार्ट को बनाने के लिए हमें जिन सिंबल्स की जरूरत होती है वो सिंबल्स कौन कौन से हैं और उनका पर्पस क्या है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने किसी फ्लो चार्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो वो प्रॉब्लम हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस टाइम स्क्रीन के ऊपर आप लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है। उसमें हमने ये करना है कि सबसे पहले हमने एक नंबर इनपुट लेना है, और नंबर इनपुट लेने के बाद हमने ये बताना है कि जो हमने नंबर इनपुट लिया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नंबर की पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी चेक करने के लिए हम फ्लो चार्ट कैसे ड्रॉ करेंगे।
इस टाइम आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख सकते हैं, जिस डायग्राम में एक फ्लो चार्ट आप लोगों को नजर आ रहा है। और इस फ्लो चार्ट में हम ये कर रहे हैं कि हम एक नंबर इनपुट ले रहे हैं, और नंबर इनपुट लेने के बाद हम ये बता रहे हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और फ्लो चार्ट के बाद हम इसी का प्रोग्राम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम अपने अगली वीडियोस में जाके देखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि जब हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए स्टार्ट एंड सिंबल यूज करते हैं, और इसके अंदर हमने स्टार्ट लिख दिया है। स्टार्ट करने के बाद सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने एक नंबर इनपुट लेना है, वो नंबर जिस नंबर के ऊपर हमने चेक्स लगाने हैं। तो वो नंबर इनपुट लेने के बाद हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं, जिस वेरिएबल का नाम ए है। तो वो नंबर ए में स्टोर हो जाएगा। नंबर स्टोर करवाने के बाद यहाँ पे इफ की कंडीशन लगी हुई है, और आपको पता है कि जब कभी भी हमने डिसीजन लेना होता है या जब कभी भी हमने इफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी होती है, उसके लिए हम लोग जो डायग्राम यूज करते हैं, इसको डिसीजन सिंबल या इसको डायमंड सिंबल कहा जाता है। अब इस सिंबल के अंदर हमने ये देखना है कि अगर वो वैल्यू जो हमने एक में स्टोर की हुई है, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है, अब ये जो कंडीशन लगी हुई है इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी, या तो इसका आंसर यस होगा या इसका आंसर नो होगा। तो यहां पे जो हमने लिखा हुआ है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर है तो a इज पॉजिटिव, और अगर a की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं है तो a इज नेगेटिव। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने एक कंडीशन लगाई है। तो जब भी कभी डायमंड सिंबल पे कंट्रोल आता है तो डायमंड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी डायग्राम्स हमने यूज किए हैं, जितने भी सिंबल हमने यूज किए हुए हैं, उनमें एक फ्लो लाइन आ रही है और एक ही फ्लो लाइन उनसे बाहर जा रही है। लेकिन सिर्फ डायमंड के केस में ऐसा होता है कि एक फ्लो लाइन से डाटा यहाँ पे आ रहा होता है, लेकिन इसके बाद हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक इसके यस की तरफ और एक नो की तरफ। तो मैंने यस और नो इस तरफ लिखे हैं, आप यस की जगह ट्रू और नो की जगह फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब कभी भी यहाँ पे कंडीशन चेक होती है तो इन दोनों में से किसी एक रास्ते के ऊपर हमारा कंट्रोल जाएगा। कैसे? अगर तो ए में जो वैल्यू पड़ी है वो 0 से बड़ी होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेंगी, जो हमने यहाँ पे लिखा होगा वो सारा काम होगा। लेकिन अगर ए में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 से बड़ी नहीं है तो फिर ये नो की तरफ चला जाएगा, और नो की साइड के ऊपर जितना भी कोड लिखा होगा, जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, वो सारी की सारी स्टेटमेंट चलेंगी। तो कंट्रोल इस रास्ते से हो के आए, नो वाले रास्ते से या यस वाले पाथ से हो के आए, तो अल्टीमेटली उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ये चेक करना था कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहां तक हमें पॉजिटिव या नेगेटिव होने का पता चल जाएगा और इसके बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो जब हम अपने एल्गोरिदम को खत्म करते हैं तो खत्म करने के लिए अगेन स्टार्ट एंड सिंबल यूज करते हैं, और इस दफा हमने इसके अंदर स्टॉप लिखा है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा एल्गोरिदम यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा है कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपने एल्गोरिदम कैसे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो डायमंड सिंबल है, जिसे हम लोग डिसीजन सिंबल भी कहते हैं, उसको हम किस तरह अपने फ्लो चार्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक फ्लो चार्ट की एग्जांपल के बारे में पढ़ेंगे, और उस एग्जांपल में हम लोग दो नंबर्स का सम फाइंड करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। हम दो नंबर्स का सम फाइंड करने के लिए, हम दो नंबर्स को ऐड करने के लिए एक फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, जब हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ती है, जो कि यहाँ पे आप सबकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। और हम ये देखेंगे कि इन तमाम के तमाम सिंबल्स का, इन तमाम के तमाम डायग्राम्स का हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्लो चार्ट में। इस टाइम आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि एक फ्लो चार्ट आप सबको नजर आ रहा होगा, और इस फ्लो चार्ट में हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, जिन स्टेप्स के ऊपर अगर हम लोग अमल करेंगे, अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तो एट द एंड हम लोग दो नंबर्स का सम फाइंड कर सकेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब कभी भी हमने अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना होता है तो फ्लो चार्ट को स्टार्ट हम करते हैं इस सिंबल से, जिसे हम लोग स्टार्ट एंड सिंबल भी बोलते हैं। और इसके अंदर मैंने लिख दिया है स्टार्ट, तो इसका मतलब है कि अब हमारा जो फ्लो चार्ट है, हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया है। फ्लो चार्ट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने लिखा है इनपुट ए। इनपुट ए का मतलब है कि यहाँ पे मुझे एक नंबर इनपुट चाहिए, और उस नंबर को मैं जिस वेरिएबल में स्टोर करवाऊंगा उस वेरिएबल का नाम है ए। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है कि इस स्टेप में हमने एक और नंबर इनपुट लिया, और ये नंबर जो हमने इनपुट लिया इसको हमने स्टोर करवा दिया, बी में स्टोर करवा दिया। और फिर ए में जो नंबर था और जो बी में नंबर था, उन दोनों नंबर्स को ऐड किया गया। ऐड करने के बाद हम जो रिजल्ट होगा वो सम में स्टोर करा देंगे, और जब सम में हम लोग रिजल्ट को स्टोर करवा देंगे, इसके बाद प्रिंट सम का मतलब है कि जो भी रिजल्ट हमारे पास सम के वेरिएबल में पड़ा होगा वो रिजल्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, हम उसको प्रिंट करवा देंगे। और जब ये सारा काम हमारा हो जाएगा, इस सारे काम के बाद क्योंकि हमने और कोई काम नहीं करना, इसलिए हम अपने फ्लो चार्ट को खत्म करेंगे। और फ्लो चार्ट को एंड करने के लिए भी स्टार्ट एंड सिंबल हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे हमने लिख दिया है एंड। तो ये एक कंप्लीट फ्लो चार्ट था, जो कि फ्लो चार्ट दो नंबर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से हम इन तमाम के तमाम सिंबल्स को, इन तमाम के तमाम डायग्राम्स को इस्तेमाल करके एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं।